सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा। लोग एक दूसरे से विभिन्न संदर्भों में अंतःक्रिया करते हैं। अधिकांश सामाजिक स्थितियों में व्यवहार या तो सहयोग या प्रतिस्पर्धा के द्वारा परिभाषित होते हैं। जब समूह किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ एक साथ कार्य करते हैं तो हम इसे सहयोग कहते हैं। सहयोगी स्थितियों में प्राप्त होने वाले प्रतिफल सामूहिक पुरस्कार होते हैं, न कि व्यक्तिगत पुरस्कार। हालांकि जब समूह के सदस्य स्वयं के लाभों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। इसकी परिणति प्रतिस्पर्धा के रूप में होती है। सामाजिक समूहों के सहयोगी और प्रतिस्पर्धी दोनों ही प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धी लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य केवल तब प्राप्त कर सकता है जब अन्य लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएं। उदाहरणार्थ, आप एक प्रतियोगिता में तभी प्रथम आ सकते हैं जब अन्य लोग उस स्तर तक निष्पादन नहीं कर पाए हों, उन्हें प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। दूसरी ओर, सहयोगी लक्ष्य वह है जिसमें कोई व्यक्ति तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब समूह के अन्य सदस्य भी लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आइए इसे खेलकूद से संबंधित एक उदाहरण को समझने का प्रयास करें। 6 लोगों के बीच होने वाली 100 मीटर की एक दौड़ है। कोई एक ही व्यक्ति विजेता हो सकता है। यहाँ सफलता व्यक्तिगत निष्पादन पर निर्भर एक रिले रेस विजय टीम के सभी सदस्यों के सामूहिक निष्पादन पर निर्भर करती है। ड्यूश ने समूह में सहयोग और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किया। कॉलेज के विद्यार्थी को 5-5 व्यक्तियों के समूह में विभाजित किया गया। उनमें पहेलियों और तथा समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया। समूह के एक सेट, जिसे सहयोगी समूह कहा गया, को बताया गया। उनके निष्पादन के लिए सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया गया। समूह के दूसरे सेट को प्रतिस्पर्धी समूह कहा गया। उन्हें बताया गया कि निष्पादन में व्यक्तिगत प्रकाश की श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार है। प्राप्त परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ कि सहयोगी समूह अधिक तालमेल था, एक दूसरे के विचारों की अधिक स्वीकृति थी, सदस्यों के संबंध में प्रतिस्पर्धा समूह की तुलना में अधिक मित्रवत थे। सहयोगी समूह के सदस्यों का मुख्य सरोकार यह देखने में था कि समूह श्रेष्ठ निष्पादन करे। यद्यपि एक समूह में व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम द्वंद्व और असमंजस के रूप में हो सकता है। जब किसी समूह के मध्य प्रतिस्पर्धा समूह के अंदर संशक्ति एवं एकात्मकता में वृद्धि कर सकती है तो कैदी की दुविधा का खेल का उपयोग सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह 2 व्यक्तियों द्वारा खेला जाने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों पक्षों का सहयोग प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अपने वर्ण के लिए आधार पर इस खेल में दोनों ही जीत या हार सकते हैं। यह खेल एक उपाख्यान पर आधारित है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों जासूसों द्वारा अलग अलग प्रश्न पूछे गए। जासूसों के पास उस संदिग्ध व्यक्तियों को एक छोटे से अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे। दोनों कैदियों को अपराध स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान किया गया। यदि आप अपराध को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा ऐसा नहीं करता, तो व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लेता है, वह दंड नहीं पाएगा और उसका अपराध स्वीकरण दूसरे कैदी को एक बड़े अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि दोनों ही अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों का साधारण दंड दिया जाता है। यदि दोनों अपराध स्वीकार नहीं करते तब भी प्रत्येक हल्का दंड दिया जाता है। इस खेल का उपयोग सैकड़ों प्रयोगों में प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि जहाँ 2 पक्ष संलग्न होते हैं वहाँ सहयोग की अभिप्रेरणा तथा प्रतिस्पर्धा की अभिप्रेरणा के बीच एक द्वंद्व होता है। उदाहरण के लिए, अ को 2 खिलाड़ी हैं। यदि दोनों सहयोग करते हैं तो दोनों को 3-3 अंक प्राप्त होते हैं। यदि अ प्रतिस्पर्धा करता है तो जीत जाता है, अ को 5 तथा ब को 0 अंक प्राप्त होते हैं। यदि ब प्रतिस्पर्धा करता है तो जीत जाता है, तो ब को 5 तथा अ को 0 प्राप्त अंक। यदि अ ब दोनों ही सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा। शेरिफ का ग्रीष्म शिविर प्रयोग अंतर समूह निर्माण में अंतर समूह प्रतिस्पर्धा, अंतर्गोत्वा, अंतर समूह सहयोग तक की यात्रा, मित्रता निर्माण, समूह निर्माण, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा, अंतर समूह सहयोग। प्रतिस्पर्धा करते हैं तो दोनों को 2-2 अंक प्राप्त होते हैं। आप किस प्रकार के परिणाम की अपेक्षा करते हैं? आप इस प्रकार की अपेक्षा क्यों करते हैं? कारण बताएं। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के निर्धारक। वे कौन से कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि लोग सहयोग करेंगे या प्रतिस्पर्धा? इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। पारितोषिक संरचना। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लोग सहयोग करेंगे अथवा प्रतिस्पर्धा करेंगे या पारितोषिक संरचना पर निर्भर करता है। सहयोगी पारितोषिक संरचना वह है जिसमें प्रोत्साहक परस्पर निर्भरता पाई जाती है। प्रत्येक पुरस्कार का लाभभोगी होता है और पुरस्कार पाना तभी संभव हो सकता है जब सदस्य मिलकर प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक पारितोषिक संरचना वह है जिसमें कोई व्यक्ति तभी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति पुरस्कार नहीं पाते। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। जब समूह में अच्छा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है तो सहयोग इसकी संभावित
परिणति होती है। संप्रेषण अंतःक्रिया और विचार विमर्श को सुकर बनाता है। इसके परिणामस्वरूप समूह के सदस्य एक दूसरे को अपनी बात मनवा सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परस्परता परस्परता का अर्थ है कि लोग जिस चीज़ को प्राप्त करते हैं उसे लौटाने की कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। प्रारंभिक सहयोग आगे चलकर अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धा भी एक अधिक प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न कर सकती है। यदि कोई आपकी सहायता करता है तो उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति जब आपको सहायता की आवश्यकता थी तब आपकी सहायता करने से मना कर देता है तो आप भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करना चाहेंगे। सामाजिक अनन्यता। आपने कभी इस वजह से यह प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस प्रश्न के लिए आपका क्या उत्तर था? संभवतः आपका उत्तर यह हो कि आप एक परिश्रमी तथा प्रसन्नचित्त लड़का लड़की हैं। यह उत्तर आपको आपकी सामाजिक अनन्यता, जो व्यक्ति कौन है, इसकी उसकी स्वयं की परिभाषा के बारे में जानकारी देता है। आप इस आत्म परिभाषा से व्यक्तिगत गुण जैसे परिश्रमी, प्रसन्नचित्त या वे गुण जो दूसरों के समान होते हैं, जैसे लड़का या लड़की, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यद्यपि हमारी अनन्यता के कुछ पक्ष शारीरिक विशेषताओं से निर्धारित होते हैं, तथापि हम अन्य पक्षों को समाज के अन्य व्यक्तियों से होने वाले अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप अर्जित कर सकते हैं। कभी हम स्वयं को एक अनूठे व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो दूसरी स्थिति में हम स्वयं को समूह के सदस्य के रूप में देखते हैं। आत्म या स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए दोनों ही समान रूप से वैध हैं। स्वयं एक अनूठे व्यक्ति के रूप में देखने के लिए दृष्टिकोण से हमारी व्यक्तिगत अनन्यता, उस समूह जिसके सदस्य के रूप में हम स्वयं को देखते हैं, उससे उत्पन्न सामाजिक अनन्यता, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जिस सीमा तक स्वयं को व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर परिभाषित करते हैं वह नम्य या लचीला होता है। अपने स्वयं के अनुभव से यह अनुभव करेंगे कि आपके आत्म संप्रदाय के लिए यह सामाजिक समूह के साथ तादाद में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब भारत कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो आपको कैसा अनुभव करते हैं? आप स्वयं को उल्लासित एवं गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आप ऐसा इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आपकी अनन्यता एक भारतीय के रूप में है। अतः सामाजिक अनन्यता हमारे आत्म संप्रदाय का वह पक्ष है जो हमारी समूह सदस्यता पर आधारित है। सामाजिक अनन्यता हमें स्थापित करती है कि अर्थात एक बड़े सामाजिक संदर्भ में हमें यह बताती है कि हम क्या हैं, हमारी क्या स्थिति है, इस प्रकार समाज में हम कहाँ हैं, इसको जानने में सहायता करती है। आपने विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में आपकी एक सामाजिक अनन्यता है। एक बार जब आप अपने विद्यालय के लिए विद्यार्थी के रूप में एक अनन्यता स्थापित कर लेते हैं तो आप उन मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं जिन पर आपके विद्यालय में बल दिया जाता है। आप उन मूल्यों को आप स्वयं का मूल्य बना लेते हैं। आप अपने विद्यालय के आदर्श वाक्यों का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। सामाजिक अनन्यता सदस्यों को स्वयं के तथा उसके सामाजिक जगत के विषय में एक जैसे मूल्य, विश्वासों तथा लक्ष्यों को एक संकलन सेट प्रदान करती है। एक बार जब आप अपने विद्यालय के मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं तो यह आपके विवृत्तियों एवं व्यवहार के समन्वय एवं नियमन में सहायता करता है। आप अपने विद्यालय को शहर राज्य के सर्वोत्तम विद्यालय बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। जब हम अपने समूह के साथ एक दृढ़ अनन्यता विकसित कर लेते हैं तो अंतर समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस समूह में हम अपना तादाद में रखते हैं वह अंतःसमूह बन जाता है और दूसरे समूह बाह्य समूह बन जाते हैं। इस अंतःसमूह तथा बाह्य समूह वर्गीकरण का एक नकारात्मक पक्ष यह है कि हम बाह्य समूह की तुलना में अंतःसमूह का अधिक अनुकूलन निर्धारण करते हैं, अंतःसमूह के प्रति पक्षपात का प्रदर्शन प्रारंभ कर देते हैं और बाह्य समूह का अवमूल्यन करने लगते हैं। अनेक अंतःसमूह द्वंद्वों का आधार बाह्य समूह का अवमूल्यन ही होता है। अंतःसमूह द्वंद्व प्रकृति एवं कारण। द्वंद्व एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक व्यक्ति या समूह प्रत्यक्षण करते हैं, दूसरे व्यक्ति या समूह उनके विरोधी हितों को रखते हैं। दोनों एक दूसरे का खंडन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वी और दूसरा अदर वे दे भावना की भी कहा जाता है कि गहन भावना होती है। दोनों पक्षों का विश्वास भी होता है कि दूसरे केवल अपने हितों का संरक्षण करेंगे, इसलिए उनके दूसरे पक्ष हितों का संरक्षण नहीं किया जाएगा। यहाँ न केवल एक दूसरे का विरोध किया जाता है बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास भी करते हैं। व्यक्तियों की तुलना में समूह अधिक आक्रामक पाए गए हैं। प्रायः द्वंद्व को बढ़ाता है। सभी द्वंद्व महंगे पड़ते हैं क्योंकि इसके लिए मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। युद्ध में विजय या पराजय दोनों ही होती है, परंतु युद्ध की मानवीय कीमत इन सभी से ऊपर होती है। समाज में अनेक प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष आमतौर पर देखे जाते हैं जो दोनों पक्षों के साथ ही समाज के लिए भी महंगे पड़ते हैं।
समूह द्वंद्व के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। दोनों पक्षों के संप्रेषण का अभाव दोषपूर्ण संप्रेषण द्वंद्व का एक प्रमुख उदाहरण है। इस एक प्रकार संप्रेषण संदेह अर्थात विश्वास के अभाव को उत्पन्न करता है। इसके परिणामस्वरूप द्वंद्व उत्पन्न होता है। सापेक्ष वंचन अंतर समूह द्वंद्व का एक दूसरा कारण है। तब यह उत्पन्न होता है जब समूह के सदस्य स्वयं की तुलना दूसरे समूह के सदस्यों से करते हैं और अनुभव करते हैं कि वे चाहते हैं कि उनके पास नहीं है परंतु दूसरे समूह के पास है। दूसरे शब्दों में वे अनुभव करते हैं कि दूसरे समूह की तुलना में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यह वंचन एवं असंतोष की भावनाओं को उत्पन्न करता है जो द्वंद्व को दीप्त कर सकते हैं। द्वंद्व का एक दूसरा कारण किसी एक पक्ष का विश्वास होता है दूसरे पक्ष से बेहतर और वे जो कुछ कह रहे हैं उसे होना चाहिए। यह नहीं होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की दोषारोपण करने में लगते हैं। बहुत छोटे से मत या विवाद को बढ़ा चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति को प्राय देखा जाता है जिसके कारण द्वंद्व बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने समूह के मानकों का आदर करना चाहता है। यह भावना भी दूसरा समूह मेरे समूह के मानकों का आदर नहीं करता अपकारी या दोषपूर्ण आशय के कारण वास्तव में इन मानकों का उल्लंघन करता है। पूर्व में की गई किसी क्षति का बदला लेने के लिए भी इच्छा द्वंद्व का कारण हो सकती है। पूर्वाग्रही प्रतिक्षण अधिकांश द्वंद्व के मूल या जड़ में होते हैं। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है वे एवं हम की भावना पूर्वाग्रही प्रतिक्षण को जन्म देती है। शोध कार्यों में यह प्रदर्शित किया कि अकेले की अपेक्षा समूह में